चलिए देख लें जरा यहाँ पर। गुडविल की डेफिनेशन हम लोग कर चुके थे, ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले सब हमारा हो चुका था। थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पे भी दिया था, थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी दिया था, है ना, लास्ट क्लास में। जिन्होंने मिस करी थी उन्हें देखना था वो। उसका अच्छा खासा इंप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले टास्क मेरे पास क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे आपके साथ यहाँ पर। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग यहाँ आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ पार्टनरशिप। अ माइनर डिफरेंस। जब मैंने रेशो पढ़ाया था आपको पता था कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका। यहाँ देखिए, यू कैन सी हियर। और बहुत ही लॉजिकल है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे भूल नहीं सकते हैं आप। हम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स किसके बराबर होती हैं भाई, एसेट्स किसके बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल, और प्लस किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज जो होती हैं, इनको हम कौन सी वाली बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। ये बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने। ये वाली लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, इंटरनल बोला जाता है, इंटरनल। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आता है, अगर नहीं नहीं, शेयर कैपिटल तो हम बात करेंगे जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की बात, यहां पर बोलते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आता है, प्लस पार्टनर्स का करंट अकाउंट आता है, प्लस माइनस जो भी होगा वो आएगा, प्लस सारे के सारे रिजर्व्स आते हैं, प्लस सारे के सारे सरप्लस आते हैं, सरप्लस। ठीक है। और और ऐसे आइटम, ऐसे आइटम जिन्हें आप बैलेंस शीट में रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अभी उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, एसेट्स जो होती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ बोलते हैं करंट एसेट्स। इसी तरह से चलते हैं लायबिलिटीज पर। यहाँ बोलते हैं कि हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज, और यहाँ बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डेट भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं ये, डेट बोलते हैं। थर्ड बुक फोर्थ चैप्टर आप लोग ध्यान से देख चुके होंगे। ठीक है जी। तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दो तरह की अप्रोच होती है। जब हम बात करते हैं किसकी, कंपनी की, देन इट टॉक्स अबाउट शेयर होल्डर फंड। ये वाला हिस्सा शेयर होल्डर फंड है, इसे इक्विटी भी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पता है किसकी, कंपनी की बात करते हैं, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो यही चीज होती है, इस चीज को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। देख रहे हैं क्या है ये, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। कहां पर, कंपनी में। क्योंकि कंपनी में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कंपनीज एक्ट में। अब आप देखेंगे जरा यहाँ पर, यहाँ देखिए, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, इधर देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन ये हम हटा देते हैं यहाँ से। जब हम बात करेंगे किसकी, पार्टनरशिप फॉर्म की, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो किसके बराबर होती है पता है, वो होती है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस क्या, टोटल लायबिलिटी। जिसे कंपनीज एक्ट में आप शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, वो पार्टनरशिप में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। क्योंकि पार्टनरशिप में हम सिर्फ ओनर्स का फंड लेते हैं, हम बोरोड फंड नहीं कंसिडर करते। बट इन केस ऑफ अ कंपनी, आप ओनर्स के फंड और बोरोड फंड, वो भी लॉन्ग टर्म वाले, उनको इंक्लूड करते हैं। तो जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी का डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योरली पार्टनरशिप की बात करते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, टोटल एसेट्स माइनस क्या हो जाएगी ये, लायबिलिटीज। इसके लिए एक शब्द हमने डिबेंचर में पढ़ा था, नेट एसेट्स, याद है किसी को, क्या बोला था, नेट एसेट्स। तो जब हम यहाँ नोट्स को देखते हैं ऊपर, नोट्स को, और यहाँ हमने किसकी बात करी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी थी। तो यहाँ देखिए, ये देखिए एक शब्द आया ना, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट का कहना होता है कि नेट एसेट्स तो हमने डिवेंचर में नेट एसेट्स जो पढ़ते हैं आपको, वही यहाँ पर ये यूज है। तो नेट एसेट्स का मतलब समझ में आया आपको, कि क्या टोटल एसेट्स करंट नॉन करंट मिला के, उसमें से टोटल लायबिलिटीज करंट और नॉन करंट माइनस कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसे नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। वही है पार्टनरशिप की कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कंपनी में ये प्रोपोर्शन बदल जाता है। कंपनी के केस में नेट एसेट्स नहीं चलता। कंपनी के केस में किसे बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेट जोड़ दे, या फिर टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे। ये मैंने रेस्ट की क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, जो रिवीजन क्लास थी उसमें भी समझाया था। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। तो ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप में नेट एसेट्स जो हमने डिवेंचर में शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश में यूज करी थी टर्म, और वहां भी ध्यान रखना है, जब आप कंसिडरेशन अदर देन कैश यूज करेंगे, तो नेट एसेट्स जो निकालेंगे वो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली होगी। लेकिन जब आप रेशो में जाएंगे, जब रेशो में जाएंगे, क्योंकि एक बात समझना बेटा, रेशो और कैश फ्लो इज एनालिसिस, वो अकाउंटिंग ही नहीं है। वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है, जब हम डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश खरीद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। और गुडविल की कैलकुलेशन में भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं प्योर, ये एनालिसिस थोड़ा ही है, ये तो अकाउंटिंग है। तो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस करा, क्योंकि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी बोलूंगा तो जीरो अंडा हो जाएगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटी में तो इंटरनल भी इंक्लूड होती है, ये बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने। सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, एक्सटर्नल वाली कर देंगे तो क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ये कौन सी साइड अप्रोच थी आपकी, एसेट साइड अप्रोच, ठीक है। तो चलिए जरा नोट्स में जरा एक बार देखें, यहाँ ये आपके पास ये रहा फॉर्मूला, लायबिलिटी साइड अप्रोच। एक बार दोबारा से देख के चलें, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है, यहाँ लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड में क्या लिया हम लोगों ने, पार्टनर का कैपिटल लिया, पार्टनर का करंट लिया, रिजर्व लिया, सरप्लस लिया। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें हम यहाँ होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या क्या वो आइटम होते हैं जरा देखिए। हमने हमने क्या क्या चीज ली यहाँ पर, वी हैव टेकन व्हाट, वी हैव टेकन पार्टनर का कैपिटल, बी का, सी का करंट। उसके बाद हमने कैपिटल करंट दोनों ले लिया, कैपिटल करंट, कैपिटल करंट, कैपिटल करंट दोनों ले लिया। फिर हमने रिजर्व्स, रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं, रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स या फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ठीक है। और एक और आता है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, उसे भी जोड़ेंगे ना। कुछ लोग कहते हैं हाँ जोड़ेंगे, अबे वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, उसे क्यों जोड़ोगे। फिर एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, उसे भी जोड़ेंगे ना। उसे जोड़ना तो जेल चले जाओगे, क्योंकि तो एम्प्लॉय का पैसा है, उसे थोड़ी तो फंड लिखते ही जोड़ना शुरू नहीं कर देना। दो तरह के फंड जिसे कहते हैं हम लोग, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और कौन सा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। दे आर ऑफ अ प्रोविजन नेचर, वो लायबिलिटी है। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो प्योर लायबिलिटी है, उसे तो कहीं भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते इस तरह से। कंटीजेंसी रिजर्व, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, फ्री रिजर्व है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया नहीं, ठीक है। अभी मैं दूंगा कभी बीच में आपको फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का एप्लीकेशन क्या होता है बताऊंगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपके पास 50,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो फ्री रिजर्व कितने के हुए, 40 के। देन यू विल हैव टू ऐड 40। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 1 लाख रुपए का, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 20,000, तो फ्री कितना हुआ, 80। तो भाई 80 जुड़ेगा, ये फ्री थोड़ी उसको, वो जो क्लेम है दैट्स अ लायबिलिटी। और अगर आप पूरे का पूरा फंड जोड़ते हो, क्लेम को फिर लायबिलिटी में जोड़ो। फ्री रिजर्व का मतलब ध्यान रखना, बुक्स में फ्री रिजर्व शब्द नहीं यूज करा गया है। सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो आपको कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है वो क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। और जो एसेट साइड में दिखता है वो रिटर्न ऑफ लॉसेस होता है। फिर बारी आती है आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स, ये क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब क्या होते हैं, आपको माइनस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये अनरिटर्न ऑफ लॉसेज हैं, जो कि हमने कहा था धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। आज आपकी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आज गुडविल की कैलकुलेशन कैलकुलेट होनी है, आज हमें पता लगाना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं नेगेटिव चीजें होती है किस पे, पार्टनर्स पे। तो इन्हें हम अच्छा ये कहाँ दिखते हैं आपको, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो इन्हें उठाएंगे और कहाँ भेज देंगे इधर, दे अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। ये वो आइटम है जिन्हें एसेट्स में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्टिशियस है। अरे लॉसेस थोड़ी मेरी एसेट्स होती हैं, तो इनको यहाँ से माइनस कर देते हैं। कौन सी अप्रोच में, लायबिलिटी साइड अप्रोच, यानी कि वो आइटम विच इज नॉट रेलिवेंट हियर, उसको उठाया और कहाँ भेज दिया, इस तरफ भेज दिया, यहाँ जाते हुए माइनस हो जाएगा। एज सुन एज यू चेंज द साइड, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद एक और चीज होती है जो कि कंपनीज में नहीं देखा होगा आपने, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 थोड़ी देर में डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका भी। उसे हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड रेशियो में, आऊंगा ओल्ड पार्टनर। तो ऐसी कोई गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखती है, तो आपका पहला काम यही होता है, उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो, कैंसिल करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करो, डेबिट करो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड विल शो इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट साइड विल शो डिक्रीज इन कैपिटल, वहां से उसे माइनस करिए। ऐसा करके क्वेश्चन दिखता है। तो ये कौन सी साइड का फॉर्मूला हुआ, एसेट साइड का। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। फिर चलते हैं एसेट साइड। आपने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स उठाई, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, हमने नॉन करंट एसेट्स को उठा लिया। फिर हमने करंट एसेट्स को भी उठा लिया, ठीक है। और क्या माइनस कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी माइनस कर दी। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा भी। करंट एसेट्स को भी जोड़ दिया अब, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना आपने, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेके चलना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं विच यू आर मेकिंग, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट
in the share debentures and other securities of other company in order to safeguard your business interest, in order to promote your business interest. ऐसा मैंने पहले भी बताया था थर्ड बुक के टाइम पे, कि आपकी फर्म पावर जनरेशन करती है, या आपकी फर्म स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपको कोयला चाहिए, आपको आयरन ओर चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और आपका कॉम्पिटिटर ने देखा आपने कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, उसको फेवर दिया जा रहा है, बिजली बंद होगी तो आपकी फर्नेस जो इग्नाइट ही नहीं होगी। तो आपने क्या कर दिया, पावर सप्लाई कंपनी के अंदर 20% शेयर ले लिए। आपने क्या करा, जो पानी सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसमें 10% शेयर ले लिए। आपने आयरन माइनिंग कंपनी में 40% शेयर ले लिया। अब ये शेयर आप शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं। तो ये कहलाएगा आपके बिजनेस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, इसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे एसेट्स के अंदर जोड़ा जाता है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पर, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद लिए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि उसका आपका प्रोडक्शन से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग से, आपके बिजनेस इंटरेस्ट से कोई लेने देने नहीं। वो तो आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अप एंड डाउन से क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो वो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनता है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ हमने क्या लिखा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर दिया। अब अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से एक्सक्लूड हुआ, यहाँ तो नहीं, कौन, यस बोलिए। सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कैश फ्लो में कहाँ जाएंगे फिर? अरे भाई, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे। और कैश फ्लो तो अकाउंटिंग है नहीं भाई, कैश फ्लो तो एनालिसिस है। ओके सर, ओके। हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हाँ और सर, आपने जब, कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और हमने देखो, देखो ध्यान से सुने, एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज करा कि कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे। देखो बेटा, कैश फ्लो में अगर इन्वेस्टमेंट के आगे नॉन ट्रेड लिखा है तो उसको भी माइनस करते हैं। आपने, आप शायद भूल गए एक चीज छोटी सी, मैं दिखाई दूं तुम्हें जरा, क्योंकि रिलेवेंस हो गया यहाँ पर। ये बुक 3 हमारे पास आई और कैश फ्लो स्टेटमेंट आया हमारे पास। ये देखिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैं दिखाई देता हूँ उसको। रुचिंतल, नोट्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देर इज अ पर्टिकुलर आइटम जिसका मैंने डिस्कशन किया था आपको। ट्रेड नॉन ट्रेड आएगा, हाँ, नहीं कैश फ्लो में नहीं है वो। आई जस्ट शो यू हियर, रुक जाओ। यहाँ देखना जरा, कंपनी में, कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये परेशानी आपको रेशो के अंदर आएगी। यहाँ देखिए आप, जस्ट शो यू हियर। हाँ जी, ये देखो, इधर देखना जरा सब लोग। लाइबिलिटी साइड अप्रोच दिख रही है आपको, कंपनी की दिख रही है, इक्विटी शेयर दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटी जोड़ दी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है। और वहां से नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस करा है। ब्लू जिंदल दिख रहा है आपको, नॉन ट्रेड एसेट्स। बस। नॉन ट्रेड एसेट्स के अंदर नॉन ट्रेड एसेट्स की जो बड़ी बड़ी परिभाषा आपको दिखा रखी है यहाँ पर, एक जगह पे मैंने लिखा है नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होते हैं। आप देखेंगे इसमें ऊपर कहीं लिखा है नॉन ट्रेड एसेट्स के बारे में। तो नॉन ट्रेड एसेट्स में वो सारी की सारी एसेट्स जो एक्टिवली आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। आई जस्ट शो यू हियर, ऊपर एक कहीं लिखा हुआ है मेरा, शायद हम लोगों ने शेयर होल्डर फंड के टाइम पे लिखा होगा। इनको ध्यान से देखना, नॉन ट्रेड एसेट्स के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है। रेशो में पहला पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मैं दिखा दूंगा जब मैं रेशो का रिवीजन नहीं करूंगा, लेकिन जब आपको रेशो वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, उस समय मैं दिखा दूंगा आपको। अभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोला है, मैंने ऊपर से लिखा था, नीचे से हटा दिया। शेयर होल्डर फंड देखना, ये है शेयर होल्डर फंड ना। हाँ, ये रहा। ये देखिए, ये नॉन ट्रेड एसेट्स, कैन यू सी दिस, कैपिटल एडवांसेस, एडवांस फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपको इंक्लूड नहीं करे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एज वेल एज नॉन करंट। ठीक है जी। ये आपको क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में शेयर होल्डर फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय ये चीजें नहीं है कंपनीज में।
बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करी, ये रे आपको दिखा था ना ऊपर माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसके आगे एनए लिखा हुआ था, दैट इज द रीजन। ये वाला पार्ट है वो, इनको कहते हैं। अब फिक्टिशियस ये रे सारे के सारे, ये रेशियो के नोट्स में आपको बहुत क्लियरली गिवन है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कंपनी के केस में, तो इसको थॉरली समझने की कोशिश करते हैं रेशियो एनालिसिस में स्पेसिफिकली। एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट या करंट दो कैटेगरी के होंगे, ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। हम तो कैश फ्लो में क्या देख रहे हैं, इन्वेस्ट किया नहीं किया। अब हमने ट्रेड बोला या नॉन ट्रेड बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव जिंदल, इज दैट क्लियर? कैश फ्लो यस स्टेटमेंट सर। में ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई नहीं फर्क पड़ता। वहां फर्क पड़ता है कि वो करंट है या नॉन करंट है। अगर वो नॉन करंट है तो इन्वेस्टिंग लेके चलेंगे, करंट है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलेंगे। लेकिन अगर बोल दें कि करंट इन्वेस्टमेंट का 50% इज क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बचा हुआ 50% को हम क्या मान के चलेंगे, इन्वेस्टिंग मान के चलेंगे। वहां ये फर्क पड़ता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रेड नॉन ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता, करंट और नॉन करंट से फर्क पड़ता है। नॉन करंट इज ट्रीटेड इज इन्वेस्टिंग, और करंट इज ट्रीटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब तक कि बोला ना जाए कि करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। कैश फ्लो में ये रूल है। और रेशियो में आपको मैंने बता दिया, नॉन ट्रेड को आपको माइनस करना पड़ता है। तो इसे हटाएं जरा यहाँ से, और लेट्स गो टू द पार्ट। कैश फ्लो भी हटा देते हैं यहाँ से, रेशियो भी हटा देते हैं। वी आर देन द गुडविल वाला पार्ट। तो एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड, अब जो नॉन ट्रेड है आपका पार्ट, अगर आपने यहाँ से हटा दिया तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो, ये रहा नीचे, क्या हो गया, यहाँ के माइनस हो गया। देख रहे हैं? अगर एसेट साइड से आपने नॉन ट्रेड हटा दिया, गुडविल हटा दिया, तो कहाँ जाएगा बेचारा, रहेगा तो इक्वेशन में ही। तो क्या कर दिया, ओल्ड गुडविल माइनस करिए और साथ साथ क्या माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, एंड यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। एनी आइटम अपियरिंग इन एसेट साइड अगर आप वहां इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसे लायबिलिटी में जाके माइनस होना है। अब मोटा मोटा बैठा लीजिए कौन से आइटम हो, फिक्टिशियस एसेट्स, पुरानी गुडविल, और इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ना मेंशन हो वो ट्रेड है नॉन ट्रेड है, तो क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे उसको। क्योंकि किसी कंपनी ने, कोई फर्म जो होती है जनरली किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद सकती है टू गेट, टू रीप द बेनिफिट ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशन। उसे क्या मान के चलना है, नॉट ट्रेड, नोट लिख देना है, नथिंग इज। वरना टीचर, वरना क्वेश्चन में लिख के दिख रहा है ट्रेड या नॉन ट्रेड वाला पार्ट है। अच्छा, एसेट साइड अप्रोच में चले हम लोग। अब यहाँ से हमने नॉन ट्रेड हटा दिए ना, वहां से भी नॉन ट्रेड हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड शब्द लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब नॉन ट्रेड, करंट नॉन करंट उधर चला जाएगा। टोटल एसेट्स आ गया, लायबिलिटी करंट एज वेल एज नॉन करंट दोनों माइनस करनी है, और आपका आंसर निकल गया। या फिर हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ देंगे, रेशियो के फॉर्मूले में बताया था। देखो ये वाला पार्ट, ये नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स है ना आपके पास। और क्या किया आपने, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, नॉन करंट एसेट्स में क्या जोड़ा, वर्किंग कैपिटल जोड़ा। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये नॉन करंट एसेट्स था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को उठा के क्या कर दिया, इसको तो वर्किंग कैपिटल बना दिया। और ये फिर ये वाला पार्ट ये आपने वहां जाके जोड़ दिया, देखिए नीचे दिख रहा है आपके पास, ये वाला पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी भी माइनस करिए इसके अंदर से। वैसे मुझे क्या करना चाहिए था, टोटल एसेट्स में से क्या करना था, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस करनी चाहिए थी। मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को उठा लिया, वो तो वर्किंग कैपिटल बन गया। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल तो क्या होगा, प्लस हो गया, क्योंकि मेरी करंट एसेट्स ज्यादा होगी, करंट लायबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर मेरी करंट लायबिलिटी ज्यादा, करंट एसेट्स कम होगी, तो फिर माइनस में भी करेंगे उसको। फॉर्मूले में तो हमने प्लस ही कर दिया ना यहाँ पर, बट इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। और ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी वहां से अलग से माइनस हुआ। तो जरा देखिए, हमने नॉन करंट एसेट्स उठाया, और ये जो करंट एसेट्स था ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, दिस पार्ट, इस वाले और इस वाले को उठा के क्या कर दिया, ये वाला करंट वाला लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल बना दिया। तो हमारे फॉर्मूला क्या रहा, नॉन करंट एसेट्स, ये और ये हो गया वर्किंग कैपिटल, और ये पोर्शन माइनस होने के लिए रह गया ना नॉन करंट वाला, उसको अलग से माइनस कर दिया। इतना घूमना नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे दिखती है ये आपको पता चला, ठीक है। और एक और चीज पढ़ लेते हैं अभी, ताकि और क्लैरिटी रहे आपके पास। यहाँ, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओनली ओनर्स फंड्स इज यूज, यानी कि शेयर होल्डर फंड जिसे बोलते हैं वो इस्तेमाल होगा। बोरोड फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विद द लायबिलिटी साइड अप्रोच। Whereas in case of a company, owners fund यानी shareholder fund as well as borrowed fund together constitute capital employed from the liability side approach. किसके लिए है वो, किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी में भी कहाँ यूज होगा वो, रेशियो एनालिसिस करते समय यूज होगा, नॉर्मल कोर्स में नहीं यूज होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू शेयर्स में या इशू डिवेंचर में यूज करते हैं,
तो वहां जो नेट एसेट्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी कर रहे होते हैं ना। वहां थोड़ी वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो कोर अकाउंटिंग है। कोर अकाउंटिंग में नेट एसेट्स ऐसे कैलकुलेट होता है। वो तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, वो उसका पर्पज ये बनता है, एक कंपनी क्या करती है, अपनी जो नॉन करंट एसेट्स खरीदती है, वो शेयर होल्डर फंड से भी खरीदती है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी खरीदती है। वो पर्पस रख के दिमाग में एनालिसिस के लिए यूज हो रहा है। अकाउंटिंग जहां भी जाएगी आपको कंफ्यूजन लगेगा ना, कि सर इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर में तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स बोल रहे हो, और रेशियो में आप कुछ और बोल रहे हो। तो भाई रेशियो एनालिसिस है। कोर अकाउंटिंग में नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नली है। पार्टनरशिप में हम कोर अकाउंटिंग कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर में कोर अकाउंटिंग कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर में कोर अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो दैट इज देयर। Trade investments are strategic investment made by the firm of the company, other company in the form of security share debenture in order to safeguard its business interests or to ensure regular supply of essential items. It can be non-current as well as current. They are included by calculating the capital employed trade investments. These are the investment made by the firm in shares and debentures of another company to promote own trade and business. ये definition है इसकी। Non-trade investments are investment made by the company in the securities share debenture of other companies in order to get benefited from the fluctuations in their market value. They are not included while capital employed. Interest on non-trade investment will not be included in determining corrected profit for the purpose of valuation of goodwill. और ऐसे ही आप रेशियो एनालिसिस में भी करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है क्या, ध्यान से सुन, आपके क्वेश्चन में लिखा प्रॉफिट इज 5 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इंक्लूड है तो कुछ नहीं करना। एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है तो क्या करना है, एड बैक करना है। लेकिन लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या करना है, उसे माइनस करना है। बट लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। यू गॉट द पॉइंट। जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो उसके इंटरेस्ट को कैसे इनकम में आप इंक्लूड करोगे भाई? यही कंसेप्ट रेशो में भी लगता है। अच्छा, if nothing is mentioned in the question about investments, by giving a suitable note, they may be considered trade and non-trade. However, it is advisable to consider non-trade investments, as most of the time firm and companies invest in the shared debentures of the other companies to get benefit from increase in their market value. This is fine. कैपिटल एम्प्लॉयड को करने का तरीका। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट और लेके फिर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू स्टॉक है, ठीक है। मैंने इसके अच्छे खासे रीजन बताए थे, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ, रीजन पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। रीजन आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स पे दिख जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, कि ओपनिंग स्टॉक अगर ये ओवर वैल्यूड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इफेक्ट छोड़ दीजिए इसका, आपको यहाँ देखना है कि इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ती है। उसका नतीजा मेरा प्रॉफिट डिक्रीज है। यानी कि आपको क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब एज अ रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा तो प्रॉफिट घटेगा। करेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसको एड बैक करेंगे। व्हाट इज योर आंसर, एड टू द प्रॉफिट। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब डिक्रीज हो गया, एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट घटती है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक जो है, उसका क्या रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए क्या करना है, उसे माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर घटेगा तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज है, ठीक करने के लिए ओपनिंग स्टॉक के साथ पॉजिटिव रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन में करते थे ना हम लोग बचपन में, वैसा ही, इस तरह से। तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट घटा, ठीक करने के लिए ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक अगर घटा तो प्रॉफिट बढ़ा, उल्टा रिलेशनशिप, तो माइनस कर दीजिए। एंड वाइस वर्सा यहाँ। ठीक है जी। अच्छा, कई बार क्या होता है, लॉस गिवर रखता है, फिर भी ओपनिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट है, अब आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखना जरा। अब अगर आपके पास लॉस है तो क्या फर्क पड़ना है, लॉस की कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशन है। समझ पा रहे हैं, उल्टा हो जाएगा ना उसका। भाई आपके पास किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस दे रखा है तो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करना, ये रिलेशनशिप समझाने के लिए इसको मत ध्यान देना। आपको क्या करना, लॉस अगर दे रखे तो माइनस कर दीजिए, -40,000, और ऊपर वाला रिलेशन चलाइए। देयर इज नो प्रॉब्लम। वो तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि लॉस को पॉजिटिव मान लें, फिर उसके अंदर प्लस या माइनस करना, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर -4 लाख इज गिवन,
तो आप -4 लाख ही रखिए और ऊपर वाले रिलेशनशिप से काम चलाइए। क्योंकि हमने क्या कर दिया, पहली वैल्यू को माइनस कर दिया, अब हम प्लस माइनस करेंगे तो इफेक्ट अपने आप ठीक आएगा। सो डोंट गो फॉर दिस नीचे वाला रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब किताब कर सकते हैं। अच्छा, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। और एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का क्या कहलाएगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसका इफेक्ट पिछले और अगले साल में भी जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं भी लेके नहीं चल रहा। आई टेक फ्यू इलस्ट्रेशंस। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है एसेट्स और लायबिलिटी साइड अप्रोच से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था उसका डिस्कशन करूंगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। तो पहले मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, अपनी बुक खोलेंगे जरा। यस सर। अब आप देखिएगा, आपके पास मैंने ना दो तरह से कैलकुलेट करना बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ मैं तीन तरीके से कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको। ठीक है, इससे अगले वाला आप अपने आप करेंगे। कह रहे कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड विद द टू अप्रोचेस फॉलोइंग द बैलेंस शीट। इस बैलेंस से एक की कौन सी एसेट साइड अप्रोच और एक कौन सी वाली लायबिलिटी साइड अप्रोच। चलिए देखते हैं जरा कैसे करना है। पहले मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ यहाँ पर एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। और एसेट साइड अप्रोच में भी मैं आपके पास ना दो बार दो तरह से लेके चलूंगा एसेट साइड का। यहाँ ये मेथड 1 होगा, मेथड 1, और यहाँ हम लेके चलेंगे मेथड 2। अब ध्यान से देखना, लेकिन आपको एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो समझाने के लिए है कि कैसे करना है इसको, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन दूंगा, फिर देखना आप में से कितने लोग ठीक करते हैं उसको। ठीक है, बहुत लोगों ने गलत किया था उसको। सो सी द क्वेश्चन हियर। आपके पास एसेट साइड अप्रोच में पहला तरीका कि आप प्योर एसेट्स उठा लीजिए। क्या कर लीजिए, प्योर एसेट्स। कौन कौन सी है प्योर एसेट्स, दिस इज 1,50,000, दिस इज उठाया क्या हमने, लैंड एंड बिल्डिंग उठा लिया। गुडविल नहीं लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि गुडविल तो माइनस होगी। इन्वेस्टमेंट ट्रेड लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, लेके चलेंगे। स्टॉक लेके चलेंगे, डेटर लेके चलेंगे, कैश एट बैंक लेके चलेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू को नहीं लेके चलेंगे। ये क्या हो गया, टोटल एसेट्स। माइनस क्या करना है उसमें से हम लोगों ने, सिर्फ ये दोनों वाली, सिर्फ कौन सी वाली, ये दोनों वाली। ऐसा करके चलते हैं। तो कैसे करना है जरा देखिए, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड हियर। यहाँ देखिए, विल राइट हियर। सबसे पहले पहली वैल्यू बताइए, बिल्डिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, मुझे वैल्यू बताते चलना। सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग है ये, इट इज लैंड एंड बिल्डिंग। आप कर लें इसको एक बार क्वेश्चन को, अपने साथ साथ कर लीजिए उसको, लैंड एंड बिल्डिंग एल राइट। कितना वैल्यू, 1,50,000। नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास आई है, गुडविल नहीं है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड। ये लिखेंगे प्लस इन्वेस्टमेंट्स। अगर नॉन ट्रेड होता तो अगले क्वेश्चन में दिखेगा आपको ट्रेड। क्या होगा बताइए, 50,000। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टॉक, स्टॉक का 50,000 का, आई राइट प्लस स्टॉक। कितने का, 50,000 का। उससे अगली वैल्यू बताइए क्या है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर, कितने का, 70,000 का, तो प्लस सन्ड्री डेटर्स कितने का, 70,000 का। उससे अगली वैल्यू क्या है आपके पास, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का, 30,000 का, प्लस कैश एट बैंक कितने का है, 30,000 का। उसके बाद क्या अगली वैल्यू आपके पास आती है, कुछ नहीं, खत्म हो गया। ठीक है। सो आई राइट हियर टोटल एसेट्स, कितना आ गया टोटल एसेट्स आपके पास, कितना, 2 लाख, कितना, 2 लाख हो गया, 250 और 320, 350 हो गया ना, 7 10 15 5 20 25, 3,50,000। ठीक है। माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। कौन कौन सी, ये रही लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 90,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो कितने के हैं, 10,000 के। टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1 लाख। 1 लाख को आपने माइनस कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 2,50,000 आ गया। ठीक है। ये मेथड आपकी बुक ने नहीं दे रखा, ये शायद दे रखा होगा। दूसरा मेथड देखिए यहाँ पर, मेथड 2 में। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेथड 2 में, मैं क्यों अलग अलग एसेट्स का टोटल करूं, भाई मैं सीधा टोटल एसेट्स ना उठा लूं 390 की, बोलो। ऐसे भी तो कर सकते हैं, जब हमें टोटल एसेट्स चाहिए
और बैलेंस शीट गिवन है, जगाओ पड़ोसी को। भाई सोने के लिए आए हो क्या? नाम ले लूं रिकॉर्डिंग में कि ही इज स्लीपिंग इन द क्लास एंड स्लीपिंग द कंसेप्ट? मुंह धो के आओ जाओ। कितना स्टाइल से सोया हुआ है। बेटा उतार लो टोपे को इसको। वैसी बोझ कम है तुम्हारे सिर पे। 390 ले लिया। और जब आप ये टोटल लेके चलोगे तो क्या इनमें से कौन से आइटम ऐसे हैं जो जो इस टोटल में शामिल होना डिजर्व नहीं करते हैं? हाँ, ये एक, ये और एक ये इसके अंदर, ये इसके अंदर होना डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है। तो जब मैं टोटल एसेट्स लेके चलूंगा तो इन दोनों को माइनस करूंगा, सीधी सी बात है। फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि सर लायबिलिटी में भी माइनस कर रहे हो, एसेट्स में भी माइनस क्यों कर रहे हो? अरे भाई, जब मैं टोटल एसेट्स लेके चलूंगा तो फिल्टर करूंगा ना उसको। तो इसीलिए आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, टोटल एसेट्स। व्हाट इज टोटल एसेट्स? 390। ठीक है। और वो उसमें से क्या माइनस कर दिया? ओल्ड गुडविल। व्हाट इज ओल्ड गुडविल? ओल्ड गुडविल माइनस कर दिया 30,000 रुपीज का। व्हाट इज, व्हाट, क्या लिखा? फिक्ट, ये कौन सा था? ये एडवर्टीजमेंट था, क्या था ये? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 10,000 माइनस किया। तो अब आपके पास जो एसेट्स आ गया, कितने की आई वो? 3,50,000 की एसेट्स आ गई, करेक्ट। माइनस कर दिया क्या? लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटीज? सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने की? 90,000 की। और क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने के? 10,000 के। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। और माइनस कर दिया, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 2,50,000। दैट्स योर कैपिटल, दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। ये आपके पास निकल कर आया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। पर अगर आप अपनी बुक को देखते हैं तो बुक को देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? बुक ने जो एसेट साइड अप्रोच दिखा रखी है वो यही दिखा रखी है। सारी एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया? फिक्टिशियस माइनस कर दिया। जबकि मैंने क्या दिखाया आपको यहाँ पर? मैंने एसेट्स को भी दो तरह से करके दिखाया। या तो इंडिविजुअल एसेट्स का टोटल कर लीजिए, तो आपको फिल्टर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उठाओ वो आइटम जिन्हें जोड़ना है। और अगर आप टोटल उठाते हो तो जो डिजर्व नहीं करते एसेट साइड में रहना, उनको माइनस करना पड़ेगा। ये हुआ कौन सी अप्रोच? आप देख लीजिए दोनों। इज इट देयर? अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और नहीं नोट करना है तो इट्स फाइन। ठीक है। अगले पेज पे चलूं। अजय, ओल्ड गुडविल। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है आपसे कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स फॉर विच यू पेड एनी अमाउंट इन कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश हैज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज नॉट टू बी अपीयरिंग, नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो मेरे पास पुरानी गुडविल है उसके बाद क्वेश्चन में कोई क्लू दे रखा था, किसे खरीदा था आपने? याद करो, कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब आपकी नेट सेसेस कम होती है और कंपनसेशन ज्यादा होता है तो आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वहां गुड वो वाली गुडविल होती है क्या? एक्वायर्ड गुडविल। वो ऐड होती है। इस गुडविल को क्या कहते हैं? ओल्ड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल। इसे क्या करना होता है आपको? खत्म करना होता है। खत्म कैसे करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं, या इसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। और ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट जो होती है, एडवर्टीजमेंट अभी बताया था, फिक्टिशियस एसेट्स उनको माइनस करते हैं, क्योंकि वो तो एसेट्स होती है, वो तो लॉसेस हैं। तो माइन ऐसा मेंशन, अगर ऐसा मेंशन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो हमें रखना पड़ेगा उसको। हाँ बिल्कुल, नहीं फिर उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ, अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल दिखा रखी है पुरानी, उसे ओल्ड ही मान के चलते हैं, नया नहीं मान के चलते उसको। इट्स वेरी क्लियर, अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ लिखा हुआ है वो सब चीजें। दिस पार्ट इज डन। पहले इस पार्ट को कर लेते हैं और बोर्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको। दिस इज ओके विद एवरीबडी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आया। अब आगे चलते हैं, कौन सी वाली साइड से लेके चल रहे हैं अब हम लोग? अब लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, लाइबिलिटीज साइड अप्रोच देख लीजिए अब आप यहाँ। सो इसको अंडरलाइन करा। और लाइबिलिटीज के आइटम बताइए क्या क्या मेरे पास है, मैं क्या क्या जोड़ूंगा देखिए। व्हाट ऑल आई विल इंक्लूड। यहाँ देखिए, इस तरह चलते हैं। बड़ा सिंपल है। हम इसकी 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 कैपिटल को जोड़ेंगे, जर्नल रिजर्व को जोड़ेंगे, और वहां से जो जो इंक्लूडर भगा दिए गए थे, जिनके किक मार के निकाल दिया था, कौन सा? गुडविल, वो। और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है। फिर बच्चे बोलते हैं एसेट से भी माइनस कर रहे हो, लाइबिलिटी से भी माइनस कर रहे हो। अरे एसेट से माइनस तब करते हैं जब हम बैलेंस शीट का टोटल उठाते हैं। अभी क्या बताया मैंने आपको? हमने एसेट से कब माइनस किया? जब मैंने टोटल एसेट्स उठाई। अदरवाइज यहां थोड़ी एसेट साइड में माइनस किया था। इज दैट क्लियर? जब आपने टोटल एसेट्स उठाई थी,
टोटल एसेट्स उठाई थी ना, कौन सी वाली? ये वाली टोटल एसेट्स। इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड वन, इसको तो फिल्टर करना ही है ना मुझे। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल आइटम उठाऊंगा तब थोड़े इंक्लूड कर रहा हूँ। इसलिए कंफ्यूजन मत पालना कि यार लायबिलिटी में भी ये माइनस कर दिया, एसेट्स में भी माइनस कर दिया, ऐसा क्यों किया। तो रीजन है, अगर आप एसेट साइड अप्रोच में ये पिकिंग अप दिस 390, तब आप ये दोनों माइनस करने हैं। लेकिन जब आप इंडिविजुअल एसेट्स लेके चल रहे हो तो माइनस थोड़ी करना है फिर। माइनस सिर्फ लायबिलिटी साइड में ही करना है, एसेट्स में नहीं करना। तो देखिए जरा यहाँ कौन सा वाला उठा लिया, ये नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नाउ। और आइए अगले वाले अप्रोच पे। तो लायबिलिटी के आइटम उठा लीजिए, कौन कौन से हैं? कैपिटल्स। क्या उठाया? कैपिटल। कैपिटल्स किस किस की कैपिटल, नाम बोलिए क्या है इनके? अमन और भास्कर की कैपिटल। तो अमन, अमन की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। भास्कर की कितनी है? भास्कर की भी 1 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। अब सीधा सीधा आप न भी करें ऐसा, सीधा सीधा बाहर लिख दीजिए आप 1 लाख और 1 लाख, क्योंकि ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख और 1 लाख प्लस वी हैव वन मोर आइटम, जनरल रिजर्व। हम लिखेंगे क्या? प्लस जनरल रिजर्व। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व? हाँ, 90,000 जनरल रिजर्व लिख दिया, ठीक है जी। और इस तरफ चलें, उधर से क्या आइटम उठाने हैं अब हमने? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति क्या करता है, टोटल लायबिलिटी उठा लेता है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ये दोनों भी माइनस करेंगे, वो भी माइनस करने पड़ेंगे ना। पर क्यों करे ऐसे उल्टे काम? नहीं करते। एसएस में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई टोटल एसेस उठा ले फॉर्मूला देख के, वहां आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, यहाँ नहीं। इधर से हमने क्या उठाया? गुडविल, और कितना? ये माइनस कर दिया। माइनस क्या कर दिया? ओल्ड गुडविल। व्हाट इज द वैल्यू? 30,000। और माइनस क्या कर दिया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। व्हाट इज द वैल्यू? 10,000। तो व्हाट यू गॉट हियर? 2,50,000 इज व्हाट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपके पास, ठीक है। दैट्स योर वैल्यू। तो तीनों तरह से हमने देख लिया, मतलब दो अप्रोच थी, एसेट्स और लायबिलिटीज। उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए अभी तक, ऑनलाइन ऑफलाइन में, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट? ठीक, ये हमने लिख लिया इसको। अब ये एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, चलिए इसको करिए अपने आप। और तीनों तरह से करके दिखाइए मुझे, इसको तीनों तरीके से करिए। सुना शौर्य है? दोनों शौर्य सुन रहे हैं? तीनों तरीके से करके दिखाना है आप लोगों ने। अपने पेज में 3 लाइनें डाल लीजिए ऐसे, ठीक ऐसे, यहाँ यहाँ ऐसे करके, एक दो तीनों तरीके से, ताकि आपको सैम्पल, अलग अलग पेज में मत करिए, एक ही पेज को तीन हिस्सों में बांट लीजिए, लाइक आई एम डूइंग हियर, ऐसे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि आपको एग्जाम में एक ही तरीके से करना है आपने। एग्जाम में एक ही तरीके से करेंगे, तीन तरीके से नहीं करेंगे। देयर इज द क्वेश्चन फॉर यू। और यहाँ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में ट्रेड नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मानेंगे इसे? नॉन ट्रेड मानेंगे। देखिए जरा इसको तीनों तरीके से, पहले मैं लेके चल रहा हूँ एसेट्स, एसेट साइड का मेथड वन। तो पहले मेथड, एसेट साइड का मेथड वन में उठा लो पूरा एट, पूरा बोला 880 को, 880 की फिगर उठा लीजिए। आई राइट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने की ली मैंने? 8,80,000 की। हाँ बस बस, ठीक है। गुडविल माइनस करो, इन्वेस्टमेंट माइनस करो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करो। तीन चीजें ना रिजर्व नहीं करती थी उस तरफ होना। तो क्या माइनस कर दिया हम लोगों ने? माइनस ओल्ड गुडविल कितनी, बताइए? ओल्ड गुडविल 60,000 की, 60,000 की ओल्ड गुडविल। और माइनस इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले? नॉन ट्रेड बोलेंगे उसको, नॉन ट्रेड, नोट लिख देंगे बड़ा बड़ा, कितने का? 1 लाख। माइनस क्या कर दिया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? 20,000 माइनस कर दिया। क्या निकल कर आया वैल्यू? टोटल एसेट्स अब कितना हो गया आपके पास? हाँ, 7 लाख। कैसे 7 लाख? हाँ 7 लाख। माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? ये रहा, देखो ध्यान से सुनना, क्या क्या दिख रहा है? ये तीनों, ये तीनों, तीनों। लोन फ्रॉम बैंक जो होता है वो क्या होता है? नॉन करंट होता है, लंबा होता है, बड़ा वाला। तीनों लोन फ्रॉम बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर एंड लोन फ्रॉम बैंक, व्हाट? कितना? 1 लाख। माइनस अगला, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का? 1,80,000। अगला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना?
20,000, व्हाट इज द टोटल ईयर, माइनस कर दूं तो? हाँ, एक दो तीन। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख आई। नियति, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड गलत क्यों आई है? सर लोन फ्रॉम बैंक ने माइनस करा था। हाँ, क्यों नहीं माइनस करा था लोन फ्रॉम बैंक, बताओ तो जरा मुझे। वही गलती कर दी ना जो बोला था मैंने। वो ये रेशो वाला पार्ट उठा के चले ना, वही गलती एग्जाम में हुई। अभी मैं एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। एसेट्स का दूसरा अप्रोच, एसेट्स का दूसरा अप्रोच। मुझे लूज एसेट्स उठा लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग बताती चलो, तुम ही बोलो नियति, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो कितने की है? सर 4 lakhs की है। 4 lakhs की। अगला आइटम बोल क्या है? सर स्टॉक है। व्हाट इज द 1 लाख। वैल्यू? 1 लाख। अगला आइटम बोलो। सनराइज डेटर्स है। सन्ड्री सनराइज डेटर्स कितने डेटर्स के? 1,40,000। अगला आइटम। कैश एट बैंक 60,000। कितना? 60,000। ठीक है, ऐसे 60,000। अगला आइटम। सर इतने हैं उसमें तो। टोटल एसेट्स कितना हो गया ये? एसेट्स 7 लाख। हाँ, 7 लाख। 7। माइनस लाइबिलिटीज, क्या? लोन, दैट इज 1 लाख। यस सर। और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 180। 1,80,000। और दूसरा वैल्यू कितनी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट इज द 20। वैल्यू? 20,000। 20,000। इन दैट वे व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज फोर 4 लाख। लैक्स 4 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, अब तुम छोड़ दो। अ, ऐश्वर्या, अब ऐश्वर्या इज हियर इन द क्लास। ऐश्वर्या, जरा लायबिलिटी साइड के बारे में बताइए मुझे, लायबिलिटी साइड। ऐश्वर्या, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड की आइटम उठाओ, कौन से हैं? कैपिटल सुधीर और अमृत की। ऐश्वर्या बोलिए। कैपिटल इसकी, अमृत की, बोलो कितनी है? ऐश्वर्या नहीं बोल रही है। सर 2 लाख, 2 लाख दोनों की है। इसकी 2 लाख। और दूसरे व्यक्ति कौन है आपके पास? सुधीर। बातें ना करें, इधर देख लें। सुधीर कितना है? 2 लाख। प्लस प्लस उसके साथ क्या करना है आपको? प्लस जनरल रिजर्व्स। ऐश्वर्या बोलो, जनरल रिजर्व सर कितने का? वन वन एट्टी लाख का। 80,000 उसके बाद अगला आइटम बोलो क्या है? खत्म, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। माइनस करना है। अब आप सुनो, ये सब हो चला। माइनस क्या करना है? जो आइटम यहाँ डिजर्व नहीं करते थे, ये वाले और ये वालों को माइनस कर देना है। तो कितना कितना माइनस क्या? ओल्ड वन गुडविल। लाख माइनस ओल्ड गुडविल कितने की है? सिक्सटी वन थाउजेंड की। लाख अरे यार, ओल्ड ओ गुडविल 1 लाख कहाँ से आई? ये रही 60,000 की। सर मैंने इन्वेस्टमेंट का पहले बता दिया। इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड कितना? 1 लाख। और उसके बाद माइनस क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो कितने का? 20,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 4 लाख। यू गॉट योर आंसर। कितने लोग ठीक से निकाल पाए इसे? अच्छा, 100%, बहुत बढ़िया। चलिए, वंडरफुल। मेरे ख्याल से ये हाथ नीचे कर लीजिए। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। कैपिटल एम्प्लॉयड शुड नॉट ट्रबल यू एट ऑल। बस एक चीज बदल जाती है, जब हम हिडन गुडविल करते हैं ना, तो वहां पर नए बंदे की कैपिटल भी जोड़ देते हैं, किसमें? लायबिलिटी में। और नए बंदे का कैश जोड़ देते हैं, किसमें? कैपिटल में। जब हम एसेट साइड में जाते हैं ना, वहां मिस करना, वो हम हिडन गुडविल के केस में करेंगे। अब आप देखिए जरा यहाँ पर। यहाँ आपके बोर्ड का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। ये क्या आ गया यार? दिस इज नॉट। चलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन एक। ये आपका बोर्ड का पेपर दिख रहा है आपको यहाँ पर? होल्ड अ मिनट, इवन फॉर अ मिनट। सॉल्व करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था और 80% बच्चों ने गलत करा था। आयुष कृष
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी, ये 2067 का क्वेश्चन था एनुअल का। They decided to admit once for an equal share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued at a 4 years purchase of super profit. The balance sheet of the firm 31st March 2023 before the admission of Vansh was as follows. हालांकि क्वेश्चन एडमिशन का है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन गुडविल की आ गई थी। मेरा सिर्फ आपसे और इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें सिर्फ एडमिशन एडमिशन क्या बोला, कैलकुलेट वंश का शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल आयुष क्रिश है, जनरल रिजर्व है, लोन है, क्रेडिटर्स हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। और मैंने भी अभी मैंने लास्ट कंसेप्ट खत्म करते समय एक बात बोली थी कि जब बंदे का एडमिशन होता है तो क्या करते हैं टोटल असेट्स में, किसको इंक्लूड करते हैं? हाँ, किसका, नए बंदे की कैश भी जोड़ते हैं। तो यहाँ कैश में आपको क्या करना पड़ेगा, नए बंदे की कैश जोड़नी पड़ेगी। और जब यहाँ कैपिटल लेंगे तो आयुष क्रिश के साथ किसकी कैपिटल भी जोड़ देंगे, लेकिन वंश की कैपिटल दे रखी है कहीं, निकालनी क्यों करनी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, नहीं दे रखी, छोड़ दो, खत्म। तो क्वेश्चन आसान हो गया, वंश की कैपिटल है ही नहीं, अगर होती तो हम वो भी जोड़ते। करिए इस क्वेश्चन को, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग 3 नंबर लेके आते हैं। करिए इसको सॉल्व। बस अब देखिए, आप देखिए कितने लोग, देखिए पीछे से। सबसे पहले मैं आपको तीनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तीनों तरीके मतलब दो ही तरीके ले, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, इसलिए तीसरा तरीका कोई फायदा नहीं बनेगा, नॉर्मली बनेगा। देखिए ये बोर्ड का पेपर था 2024 का, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। मैं अगर दिखाऊं तो आपको, ये देखिए, ये रहा, इस तरह से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 19 था इसका। एंड इट वॉज द डाउट ऑफ अ टीचर एज वेल। उसने अपने बच्चों को गलत सिखाया और बाद में आई वॉज टेकिंग अ टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो मैंने इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में लगाया। तो बोले नहीं सर आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा, रुक जा भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ, सीबीएसई थोड़ी गलत बोलेगी। इसकी मार्किंग स्कीम में दिखाऊंगा आपको भी, आपको कि कैसे बना रखा था, ठीक है। देखिए 19 क्वेश्चन। आयुष कृष पार्टनर थे, प्रॉफिट को बांट रहे थे इक्वली, प्रॉफिट रेशो तो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन एडमिशन का था, लेकिन कैलकुलेशन आपसे गुडविल की करवा ली, नए पार्टनर का शेयर दिया नहीं, कैश दिया नहीं। अगर होता तो आपको वो भी जोड़ना पड़ता, फिर हिडन गुडविल का क्वेश्चन बन जाता एक तरह से। बट छोड़िए, किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना है किसी ने? अब आप देखिए लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। पहले निशान लगाइए कि एसेट साइड में कोई ऐसा आइटम है जिसे हमें नेग्लेक्ट कर सके, कुछ नहीं है। इसका क्वेश्चन ओरल बनता है, देखिए। व्हाट इज टोटल एसेट्स 190, व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये रहे। और उन बच्चों ने क्या करा, लोन को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि बताया गया था लोन अगर दे रखा तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म होता है। अरे वो तो आपको रेशियो एनालिसिस में नहीं करना ना, बाकी जगह तो करना है। जैसे नियति तुमने किया, अभी लोन को इंक्लूड नहीं किया, तो 190 में से कितना माइनस कर दूं मैं? व्हाट इज द वैल्यू? 160। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 160, मतलब सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? 1,60,000 माइनस कितना कर दिया मैंने यहाँ से, रुक जा, 190 है, सॉरी, वैल्यू इज 190। 190 थी आपके पास वैल्यू। टोटल एसेट्स लिख लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ब्रैकेट में एक्सटर्नल लिखना मत भूलना, एक्सटर्नल। व्हाट इज टोटल एसेट्स? 190 माइनस टोटल लायबिलिटीज कितनी थी, लोन एंड क्रेडिटर्स, 25,000 लोन और प्लस कितना क्रेडिटर, कितने का, 5,000 का। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000 आ गई। दिस इज विच अप्रोच, एसेट साइड से। लायबिलिटी साइड अप्रोच लूँ तो क्या लूंगा मैं, 140 और जोड़ दूंगा कितना, 120, 60 और कुछ है, खत्म हो गया। दो ही तरह से बनता है, तीसरा तरीका तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। एवरीबडी इज ओके। चलिए, अब आप सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। व्हाट वाज द एवरेज प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? कितना है? 30,000, बड़ा क्लियरली गिवन है 30,000, ठीक है। नंबर दो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताइए? 160 का कितना परसेंट? 12%, 12/100, क्या वैल्यू निकल कर आई? 19,200 निकल आया, ठीक। तीसरा स्टेप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकला बताइए? फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज, फॉर्मूला लिखना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे। तो क्या वैल्यू निकल कर है एवरेज प्रॉफिट? 30,000 माइनस 19,200, कितना?
800, ठीक है। देन यू विल राइट नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू सुपर, फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 10,800 इंटू 4, क्या वैल्यू आई? दैट्स योर आंसर, ठीक है। अच्छा, वंश का वंश का शेयर वंश का शेयर 43,000 वैल्यूड गुडविल है, इनटू कितना शेयर, कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए आया, 1/3। व्हाट इज द वैल्यू? कितने लोगों ने ठीक किया ये निकाला? 3 नंबर आपके पक्के। अब आप देखिए, होल्ड करिए, ये था आपका ये वाला एनुअल, और इसका अब देखिए मार्किंग सी में कैसे दिखता है, ये देख लीजिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 1 मिनट रुक जा रुक जा। चलिए 19 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 18 ये रहा और 19, और मार्किंग स्कीम किस तरह से जा रखी है वो देखिए आप। कैन यू सी दिस हियर? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने नंबर डाले गए देखो? आधा नंबर, ठीक है। हर चीज के मार्क्स हैं, और चलेंगे ऊपर। नॉर्मल प्रॉफिट के कितने नंबर डाले गए? आधा नंबर, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट का कितना नंबर दिया उन्होंने? 1 नंबर दिया, ठीक है। फॉर्मूला, अगर किसी ने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधा करो, तो आधा नंबर कट जाता है वहां पर। इसके बाद गुडविल की वैल्यू, गुडविल का फॉर्मूला लिखा, और कितना दिया है यहाँ पर? 43,200। वंश का शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, और टोटल कितना हो गया? 3 नंबर। तो मार्किंग स्कीम में इस तरह से स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही है, मेरा आइटम नहीं चल रहा, तो मेरे नंबर कट, बिल्कुल नहीं कटेंगे नंबर आपके। यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेप के हिसाब से मार्क्स चल रहे हैं, देखिए आप। यहाँ भी देख लीजिए, आप इधर देखिए, इस एंट्री के कितना बनना, कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो, यहाँ देखिए, रेशो गेनिंग रेशो, अगर क्वेश्चन के अंदर पार्ट है तो उसके नंबर भी आपको मिलेंगे। और यहाँ देखिए, इधर देखिए, ये रहा नंबर है हर चीज के अलॉटेड। सीबीएसई में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती है, बहुत क्लियर होता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर 10 से 15 लाख लोगों की आंसर शीट चेक होती हैं। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप इट विल नॉट ट्रबल यू। कैपिटल एम्प्लॉयड अब आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है जी। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से अब। आई डिस्कस मोर, लेकिन अभी नहीं कर रहे डिस्कस। नहीं, इसको कैंसिल इसे नहीं कर रहे अभी हम लोग। हाँ, इसको करना ही है। हाँ जी, बिल्कुल गलत है। जनरल एंट्री होती है खरबूजे पे चाकू गिरना, चाकू पे खरबूजा गिरना, वो होता है। जनरल एंट्री का कंटेंट ठीक है और अमाउंट गलत है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। जनरल एंट्री ठीक है, अमाउंट गलत, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, और अमाउंट ठीक है और जनरल एंट्री गलत, तो भी नंबर नहीं मिलना है। जनरल एंट्री में तो डबल एज स्वॉर्ड है, वो तो कटना तुम्हें ही है उसमें। हाँ जी। है, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। फिर क्यों बनेगा ऐसा क्वेश्चन? मतलब गुडविल भी कैलकुलेट कराएगा और गुडविल भी लेके आएगा, क्या? क्यों करेगा ऐसा? पेपर बनाने वाले घसियारे थोड़ा ही है। लास्ट वार्निंग है तुम दोनों को मैं। हाँ, दोनों को वो बोल रहा हूँ, तुमने पिछली क्लास में भी कबाड़ा फैलाया था और अब भी है। दिस गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग। मैं थ्रू यू आउट ऑफ हियर। पढ़ाई करनी ढंग से करिए और निकल जाइए। एहसान कर रहा है किसी पे? बेवकूफ आदमी। टोपे वाले तुमसे भी बोल रहा हूँ मैं। पढ़ लो ढंग से, पढ़ो और निकल जाओ यहाँ से। यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ 40 अदर स्टूडेंट्स हियर। ये चला गया कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्रिटिकल पार्ट पे, वहां देखेंगे जरा। इलस्ट्रेशन 12 उठाइए, देखिए आपके सामने, इसको करिए फटाफट से। पर्ल एंड रूबी वो पार्टनर्स, combined capital of 2,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का ऐसे है। क्लोजिंग स्टॉक 22-23 का ओवर वैल्यूड था। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज और एग्रीगेट का डिफरेंस आपको समझना है।
करिए इसको सॉल्व, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पता नहीं भाई क्या करते हैं। पिछली क्लास में समझाया था मैंने, पिछली क्लास में समझाया था ना। वर यू देयर इन द लास्ट क्लास? रिकॉर्डिंग किसको देखनी है पिछली क्लास की फिर? जब कोई आप क्लास मिस करते हैं तो आप उससे रिकॉर्डिंग देखेंगे ना। करिए इसको, कितना साधारण सा क्वेश्चन है, जल्दी से। अगर देखें तो सोल्यूशन क्या करना है इसी में देखते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप है ना पूरा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए कितना आता है। टोटल करिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, स्टेप नंबर 1। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एक और चीज है भाई, इसमें आपको एडजस्टमेंट भी करना है। अब एडजस्टमेंट कौन सी वाली है आपकी? 2022 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की एडजस्टमेंट है, और इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका है ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इसका, तो माइनस कितना करना पड़ेगा? 5000 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट अगले साल जाता है, अगले साल तो कोई है नहीं, तो यहीं पर इफेक्ट बन जाएगा। तो आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट कितना आया देखिए, ये आया, ये वाला 1 2 3 4, ये फिगर आ गई 120। आपके पास क्या आ गया? एग्रीगेट आ गया। इसका एवरेज निकालिए। हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज? 30,000 एवरेज निकल कर आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? अगला देखो, स्टेप नंबर 1 वही बुक ने भी वैसे करा। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकाला किस पर? कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकाला। और स्टेप नंबर 4 क्या निकाल दिया? गुडविल निकाल दी। कितने? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? क्या गड़बड़ थी जो नहीं हो पाया? अच्छा, हैंड्स डाउन जरा देखिए आप। एक और चीज देखिए अब आप अपने पास। एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रहा था आपसे। नहीं ये नहीं, एक क्वेश्चन करना है अब आपको, देखिए जरा। बेटा आराम से रहो, दूसरों को परेशान मत करो। ये भी नहीं है, ये सोल्व करिए। इलस्ट्रेशन 16, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करिए। इलस्ट्रेशन 16, 4 अप्रैल 2025 को फर्म के पास एसेट्स 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, पार्टनर का कैपिटल 2 लाख, रिजर्व बीइंग द रेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख, ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको ये निकालने के लिए बोला है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 16 है, इसे सॉल्व करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इलस्ट्रेशन 16 आपके बुक का है। हो गया। आपके पास, आपसे बोला एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको, आपको एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का निकालना है। आपके पास गुडविल भी है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास सुपर प्रॉफिट, अच्छा मेरे पास जो वैल्यू सुपर प्रॉफिट के हिसाब से मेरी जो गुडविल बनती है वो कैसे बनती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। ये इलस्ट्रेशन 16 आपका है। बताइए व्हाट इज द वैल्यू गुडविल गिवन टू यू? 2 लाख है, गुडविल 2 लाख है। सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं मालूम कितना है अभी, लेकिन ईयर्स परचेज मुझे मालूम है कितनी, 4। आई राइट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50,000। 50 लाख कैसे हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये सबको मालूम है। सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट ऑन किस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड पर, ठीक है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट हमारे पास 50,000 गिवन है, मुझे मालूम है, ठीक। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, जरा देखिए। फर्म के पास एसेट्स थी 3 लाख की, उसमें कैश 5,000 का इंक्लूड था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश 3, मतलब टोटल एसेट्स आपके पास 3 लाख की है। पार्टनर की कैपिटल कितने की है, 2 लाख की। और रिजर्व, देखो आप सब जानते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक्सटर्नल के बराबर, ठीक है, ऐसे वाला। तो टोटल एसेट्स कितने का आपके पास है, 3 लाख का। और इधर क्या बोला आपसे, कैपिटल कितने की है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। और रिजर्व बीइंग द रेस्ट, 1 लाख का क्या आपके पास है, रिजर्व है। यानी कि जो लायबिलिटी है वो तो नील है, आपके पास है ही नहीं आपके पास लायबिलिटी। यहीं से कंफ्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स गिवन है, एसेट्स से माइनस करने वाली कोई फिगर आपके पास दी नहीं रखी है। 2 लाख रुपए आपके पास क्या है, कैपिटल है, रिजर्व कह रहा है बाकी है, तो एसेट्स 1 लाख रुपए का रिजर्व हो गया, मतलब कुल मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है, 3 लाख रुपए की, दिस इज फाइन। अब आपने क्या कर दिया इधर, 3 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर रेट कितना बोला है क्वेश्चन में, 10%, तो 10/100 व्हाट इज द वैल्यू, 50,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कितना, 30,000, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 50,000 प्लस 30,000, व्हाट इज योर आंसर, 80,000, दैट्स योर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में भारी लग रहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इजीली यू कैन डू दैट, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट मैं आपको और दिखा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है अभी, चलिए ठीक है, आई गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक अभी, बाकी इसकी बात करते हैं। 12:03 हो रहे हैं, 12:13 पे भी स्टार्ट, ओके लेट स्टार्ट नाउ। चलिए, देखें जरा, इधर आ जाइए अब आप लोग। हाँ, और मर्जी है उनकी, नहीं पढ़ना तो क्या कर सकता हूँ मैं। 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है अब। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में आए थे, उनको मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने अब। ये आसान था, इसको नहीं देख रहे हम लोग, यहाँ नहीं देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से कि हम कर चुके हैं। नंबर 6 में ना आपके साथ वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन था, मैं जो करने वाला को वो बताऊंगा अभी आपको। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू हियर, जो लोग ऑनलाइन है दिख रहा होगा उन लोगों को, मुझे बता दें एक बार, इज इट Yes, क्लियरली sir. विजिबल। Yes, sir. आपसे बोला एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 75,000 गिवन है, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक अगर कुछ ना बोला जाए तो कौन से लेने के लिए बोला था आपसे, इज इट क्लियर। अगर स्टॉक के बारे में कुछ ना बोला जाए तो कौन सा लेके चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेके चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम का मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक के साथ सीधा रिलेशन, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक के साथ इनवर्स रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के साथ सीधा रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी 75 की था, ये 5,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बन गया आपके पास, ये 80,000, कैन यू सी दिस हियर, ये कंसेप्चुअली क्लियर थी। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 7 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की, 7 लाख की। तो आपसे क्या बोला, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट, यू गॉट एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, स्टेप नंबर 1 आ गया आपके पास। स्टेप नंबर 2 में आप चलते हैं, और ये एडजस्टेड कर रखा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल इंटरेस्ट 7 लाख का, 7/100 49,000। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या निकाल लिया, गुडविल। कंपार्टमेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, कुछ भी करने लायक नहीं था। ये थोड़ी सी चीज थी कि क्लोजिंग, इसमें इसमें लोगों को कंफ्यूजन उस साल क्या रहा था,
दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक जो लेना था वो क्लोजिंग लेना था या ओपनिंग लेना था। सो अगर मैंने बोला था ना कुछ ना बोला जाए तो क्या लेके चल रहे हैं आपको, उसको क्लोजिंग स्टॉक लेके चलना है, दैट पार्ट इज डन। थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास आया 2024 का ही है, आपसे बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए आप। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की बात करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। करिए सॉल्व इसको। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years of the firm is 20,000. Normal rate of return in a similar business is 8%. Goodwill of the firm is 24,000 of 3 years purchase of super profit. That is the question. इसमें आपको बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, करिए इसको। अभी हम वो सारी वैरायटी करके चल रहे हैं जो आपको परेशान कर। देखिए जरा ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट आपका 5 साल का दे रखा है 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस 8% दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 दे रखा है। 3 ईयर का परचेज सुपर प्रॉफिट दे रखा है। तो 3 ईयर का सुपर प्रॉफिट से मैं क्या निकाल सकता हूँ इसमें? आपको बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है फर्म की, है ना? कितने लोगों ने कर लिया? बाकी लोग ऑब्वियसली जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो दिक्कत तो होगी होगी। आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे आसान तरीका है जिससे मैं इस काम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। हम देखें कि अगर मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, वहां पर मैं अगर मैं चलता हूँ देखो, तो कुल मिलाकर देखिए हम ऐसा कर सकते थे यहाँ पर। इलस्ट्रेशन नहीं, जो भी क्वेश्चन है ये, कोई ऑनलाइन में मुझे हेल्प करे, मुझे कैसे करना चाहिए बताइए, क्या क्या लेके चलूं सबसे पहले? दैट विल शो योर अंडरस्टैंडिंग। उधर से आदित्य बताओ क्या करना चाहिए मुझे इसमें जल्दी से। हाँ, अच्छा। मैंने लिखा सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो व्हाट इज गुडविल इन द क्वेश्चन? 20,000। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। राइट, गुडविल कितने का? 24,000। 24,000 गुडविल का। सुपर प्रॉफिट कितने का है? नहीं दे रखा सुपर प्रॉफिट। ईयर्स परचेज गिवन है कितना? 3। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा मेरा? 24,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं? सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर, ठीक है जी। अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट हो गया 8,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपए का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट 20,000 का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे पास क्वेश्चन में? 20,000 माइनस 8,000, द वैल्यू इज व्हाट? 12,000। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 रुपए का हो गया, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 होता है, जो कि किसके बराबर है? हमें नॉर्मल रेट ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12,000 है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट कितना बोला क्वेश्चन में? 8/100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12,000 हो गया। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन में तो कैसे निकलेगा? 12,000 इंटू 100 अपॉन में 8 कर दूंगा तो क्या वैल्यू निकलेगी? 1,50,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसे? वेरी गुड। कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रोसेसिंग फास्ट करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फास्ट होगी बार बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के साथ साथ। ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन कौन सा? जब आपको, आप देख रहे हैं ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकलवा सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो तो निकलवा सकते हैं। तो मतलब आपसे एवरेज प्रॉफिट निकलवाया जा सकता है, आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकलवाई जा सकती है, और आपसे क्या निकलवाया जा सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे इस क्वेश्चन में निकलवाया। तो बजाय सीधे क्वेश्चन आने के, क्वेश्चन थोड़े से तिरछे भी हो सकते हैं। आई होप दिस इज फाइन। ये आपके सॉल्यूशन में ऑलरेडी दे रखा है, ये पास एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। वेरी नाइस, ठीक है। ये तो अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसको करिए जरा दोबारा से एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 करिए फटाफट से। इसके बाद मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस लेके चलूंगा आपके साथ, ठीक है। हाँ, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लें आप लोग। 1 अप्रैल को फर्म के पास एसेट्स थी, एक्सक्लूडिंग स्टॉक था, पार्टनर की कैपिटल बैलेंस था, करंट लायबिलिटी थी, बैलेंस, नॉर्मल प्रॉफिट है, गुडविल ऑफ द फर्म है। मतलब कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन 2015 का। और इसको करिए। आपके पास, आपके पास कौन सा पेज नंबर है ये? दिस इज पेज नंबर, ये पेज नंबर पास एग्जाम का 42 पेज है। पास एग्जाम का 42 आपकी बुक का क्वेश्चन ही है ये वाला। अब आपको ये करना है 8।
ये जिसने देखना था वो ये रहा। ये देखिए इसको, इसे नोट कर रहे हो बेटा तुम? इसे नोट किया तुमने जो सोल्यूशन? इसे नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 है। देखिए आपको क्या करना है, आपको स्पीडली करना है, आपको फॉर्मेट के अंदर करना है, आपको ऐसे करना है कि आपके मार्क्स ना कटें। दिखा रहा हूँ। हो गया ये? इधर से कुछ कर पा रहे हैं? बुक कहाँ है तुम्हारी? देखो ना उससे। P.E.42 क्वेश्चन नंबर 8। देख लो आगे। हियर इज द क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन। आपको बोला है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि एवरेज प्रॉफिट, वही नॉर्मल चलना है हम लोगों ने गुडविल वाले तरीके से। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं करके नहीं दिखा रहा, सिंपल सा। सबसे पहले गुडविल आपने लिख दिया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया 15,000 रुपए का। ठीक है। स्टेप नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलना है आपका? वो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में परेशानी देखिए। फर्म के पास एसेट्स कितने की है? 1 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20। इसे तो इंक्लूड करना है आपने, करना पड़ेगा ना। अगर इंक्लूडिंग स्टॉक होता तो कुछ नहीं करता, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आपके पास जो एक्सक्लूडिंग स्टॉक है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ रुपीज कितने का? 60,000 का। करंट लायबिलिटी कितनी की है? 10,000 रुपए की। अब आप देखिए, मतलब अजीब सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल एसेट्स उठाइए। व्हाट इज टोटल एसेट्स? 120। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज? 10,000 की। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? हमारे पास नहीं है। मैं क्या करूंगा? कैपिटल का कुछ नहीं करना, कैपिटल का मुझे, कैपिटल की कोई जरूरत ही नहीं है आपके पास। 1,20,000 इज योर टोटल एसेट्स। उसमें से आपने लायबिलिटी माइनस कर दी, करंट नॉन करंट जो भी होगी माइनस कर दिया। नॉन करंट नहीं दे रखी तो कुछ नहीं करूंगा मैं इसका। एंड यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का? 1,10,000 का। 1,10,000 का 8% कितना होता है? 8,800। आपने 8,800 लिख दिया। सो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर हो गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यू कैन सी हियर। अब आपने सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 15 रखी, एवरेज को एज इट इज रह दिया, 8,800 को यहाँ डाल। इस क्वेश्चन में जो क्रक्स था वो यही था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाए। और अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आपने आराम से निकाली। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक है, माइनस करंट लायबिलिटी कर ली। ठीक है। और आपकी टोटल वैल्यू 1,10,000 आ गई। और आप जानते हैं कैपिटल 60 का है, तो 50,000 का क्या होगा? रिजर्व बन गया होगा, या कुछ और बन गया होगा। सिर्फ इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए जरा अब आप, वो ये क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पर अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 करिए। टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ऑफ एक्स वाई जेड इज 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 2.37 का क्वेश्चन है ये। इसे करिए। 14 क्वेश्चन ये करना, आपको जल्दी से करिए। कर लिया? हाथ उठाओ। देखिए, एवरेज नेट प्रॉफिट आपको बोला है कि फ्यूचर में, फ्यूचर ही चलता है। गुडविल इज कैलकुलेटेड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्पेक्ट लेके चलते हैं। 36,000 का एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 2 लाख का 10% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। स्टेप से लेके चल रहे हैं, तो मैं लेके चल रहा हूँ 14। क्वेश्चन 14 है आपकी बुक का। सबसे पहले मैंने ले लिया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? 36,000 का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है। आपसे बोला है कि
रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 16,000, ये भी है। तो असेंशियली हम क्या करेंगे, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो माइनस उसे भी करेंगे, क्योंकि ये क्या था, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको माइनस करने चाहिए। अब जाके आपका एवरेज प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा, ठीक। नंबर दो, अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, 2 लाख इंटू कितना बोले, 10/100 बोले, व्हाट इज द वैल्यू, 20,000 इज योर वैल्यू। नंबर थ्री क्या हो जाएगा आपके पास, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है, ये कर दिया। व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट, 30,000। 20,000 यहां से चला गया, क्या वैल्यू आ गई, 10,000 आ गई। हाउ टू कैलकुलेट नंबर चार, गुडविल कितना, 10,000 सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना, सुपर प्रॉफिट 10,000, ईयर्स परचेज कितना बोला क्वेश्चन, हाँ, दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया दो, यू विल गेट योर आंसर 20,000, इसका ध्यान रखना। अब मैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आता हूँ आपको, ठीक है, कंसेप्ट कैसे बदलता वो देखिए क्या। सर 3 पार्टनर थे। रुक जा, देखने दे पहले। तीन पार्टनर थे, तीनों पार्टनर का, तीन पार्टनर देखा है, कहाँ है तीन पार्टनर, एवरेज नहीं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब जानते हैं क्या होता है, सब कुछ माइनस करने के बाद की वैल्यू। हाँ तो ठीक तो है। हाँ लेकिन रेमुनरेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यू हैव टू कंसिडर कि इट इज विदाउट। अगर वो बोले आफ्टर रेमुनरेशन लिखे दें तब तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला तो करना ही है। अब जो तुमने बोला रोहनक, उसका जरा जवाब सुनिए। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा होता कि एक्स वाई, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, ऐसा लिखा रहता है मेरे पास, ठीक है जी। और प्रॉफिट आपके पास 36,000 दे रखा है, ये एक्स वाई जेड की जगह पे। और लिखा है रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। 6,000 पर एनम की जगह में बोलता 6,000 पर एनम ईच पार्टनर। अब क्या क्वेश्चन में बदलाव आता, अब आप समझ रहे हैं। पहले तो तीन पार्टनर, या मैं बोलूं क्वेश्चन के अंदर कि सिर्फ मेरे पास कितने पार्टनर है, सिर्फ एक्स और वाई दो पार्टनर है। इफ द क्वेश्चन सेज ओनली एक्स और वाई दो पार्टनर, एक्स और दो पार्टनर है, और हर पार्टनर की कितनी है रेमुनरेशन, 6,000। तो ये आपको ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, हर पार्टनर की रेमुनरेशन। अगर वो ये बोले कि रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम, तो ये टोटल है। लेकिन रेमुनरेशन ऑफ द ईच पार्टनर 6,000 पर एनम मतलब दो है तो दो से मल्टीप्लाई, तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, फिर 12,000 माइनस होता, क्योंकि एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखा होता है। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा चेंज हो सकता था, वैसा लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स और वाई को लेके चलेंगे, एक्स और वाई को, तो 6 और 6 तो 12,000। फिर आपके सोल्यूशन में क्या होना चाहिए था, फिर आपके सोल्यूशन में यहाँ कितना माइनस होगा, 12,000 माइनस होगा। 12 माइनस होने के बाद फिर आपकी वैल्यू दूसरी आती, फिर आपका आंसर बदल जाता, इसका ध्यान रखना है। तीन पार्टनर तो तीन से मल्टीप्लाई, दो तो दो से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर फ्लैट वैल्यू दे रखी है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, दैट यू हैव टू कंसिडर। ये पार्ट चलने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको देखिए, इसको करिए फटाफट से जरा। अमित कार्तिक पार्टनर थे, दे डिसाइडेड टू सौरभ एन इक्वल प्रॉफिट, गुडविल टू बी वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बैलेंस आपके पास दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट। अब आप देख पा रहे हैं क्या चीज है ये, वही कौन सा वाला पार्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब की बार आप क्या करेंगे, एक मेथड से, किसी भी एक मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के करिए फटाफट से। अब आपको तीन तीन मेथड से नहीं करना है, तीन मेथड हो गया, करिए फटाफट से। 2025 के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक का, जल्दी से करिए इसको। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। हाँ, वही क्वेश्चन है, फिर मत करिए, छोड़ दीजिए, फिर मत करिए इसको, फिर हटा दीजिए इसको, डोंट डू दिस, मत करिए, चलिए छोड़ दीजिए। ये करिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको करिए, सॉल्व दिस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट हर साल का अलग अलग दे रखा है,
4 दिसंबर को मेजर रिपेयर हुई थी, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे कंसेप्ट, पूरे डिटेल में डिस्कस करे थे मैंने सारे के सारे। सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज किसे कहते हैं उसका मतलब बताया था आपको मैंने। गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ द डिप्रेशिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का ओवर वैल्यूड हो गया था। मैनेजमेंट कॉस्ट को करने के लिए आपको एनुअल चार्जेस 24,000 टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। 1 अप्रैल 15 को मशीन हैविंग बुक वैल्यू 10,000 was sold for rupees 11,000, but the proceed was wrongly credited to profit and loss account. No effect has been given to rectify the same, and depreciation is charged on machine as 10% per annum on reducing balance method. बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देखें जरा इसको। कुछ नहीं ना बेटा, शुरुआत ही नहीं हो पाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सब लोग खाली बैठे हैं, देखो कितना अच्छा। क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्टेड हो, बेड़ा गर्क। आइए देखते हैं। बुक भी तुम्हारे पास है, नोट्स भी तुम्हारे पास है, 2 सेकंड वहां से लीजिए। मैं पहले लिख रहा हूँ 14-15, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18। ये 5 साल बोला है, 4 साल का ही बनेगा इसमें। ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, 4 इयर्स कर लेते हैं इसको। लास्ट 4 इयर्स, 4 इयर्स। चल अब आप ये सब लिखने के बाद ये वैल्यू लिख लीजिए, मुझे बताते चले वैल्यू कितनी। 1,01,000, 1,01,000, 1,24,000। आगे 1 लाख लॉस नहीं है कहीं? अच्छा आगे 40,000, ऐसे। ठीक है, मैं कितनी बार भी करा लूं, लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं है अब। मैंने कोशिश करी कि रिवीजन में हर पॉसिबल वैरायटी लेके चलूं। अब मैं लास्ट वाले पार्ट पे आऊं। आइए लेट अस स्टार्ट विद नाउ। सबसे पहले पहले एडजस्टमेंट उठाते हैं। ये कहता है कि 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 कहां पर आएगा भाई? यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। 1 दिसंबर 2016 वहां आएगा। देयर वाज अ मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर को बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होना चाहिए था एसेट्स में इंक्लूड, आपने कहा जोड़ दिया इसे? हैज बीन प्लांट 30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, मतलब प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। क्या करना है, इसे ऐड करना है। 16-17 में चलते हैं। 16-17 में क्या करूंगा मैं? प्लस करूंगा कितना? 30,000, ऐसे। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। एंड हैज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, और उस पर डिप्रिशिएशन लगना है कितना? 10%। वैल्यू थी दिसंबर की, तो चलिए जरा। तो इस साल माइनस 30,000 का 10/100 इंटू कितना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12, क्या वैल्यू आती है? 1,000। इस साल माइनस हो जाएगा 1,000। दिस इज फाइन विद यू, क्योंकि आपने एसेट्स मान लिया इसे, और एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, आपने माइनस कर दिया। अब अगले साल आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? 29,000। 29,000 का 10% कितना हुआ? 2,900। हाँ बोलो, क्या बोलना है? आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया? तुमने पिछली क्लास अटेंड करी थी इसकी? उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेजर रिपेयर। और लिख भी रहा है फॉर द सम टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुड। कैपिटलाइज मतलब इसे एसेट्स मान लेना है। आपने क्या कर दिया? रेवेन्यू मान के इसे प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया। यू विल एड बैक 30,000। आपने प्रॉफिट को ठीक कर दिया। अब क्योंकि अब आप इसे एसेट्स मान चुके हो, तो उस एसेट पे तो डेप्रिसिएशन अट्रैक्ट होगा। 30,000 का 10% 3 महीने के लिए कितना हुआ? अबे क्यों कर रहा है? अभी अभी तो बहुत कुछ होना है, क्यों इसको ठीक खराब कर रहा है? जैसे बोल रहा हूँ वैसा करना। नहीं, काट के नीचे करो दोबारा से। कहाँ से हो गया? अभी तो बहुत चीजें एडजस्ट होनी है उसके अंदर। 30,000 क्यों हमने ऐड बैक करा? इज इट क्लियर? तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सुन ले बेटा, तभी तो काम आएगा। एक यही चीज से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 30,000 ऐड बैक कर लिया, उस पर डेप्रिसिएशन लगना है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1,000 माइनस कर दी। तो हमने क्या किया, यहाँ 30,000 ऐड बैक करा, यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करा। डेप्रिसिएशन अगले साल भी तो लगेगा, लेकिन अगले साल उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है? 29,000। उसका 10% कितना होता है? 2,900 माइनस कर दिया। तो इसका इफेक्ट आने वाले साल तक चलता है। तो दिस एडजस्टमेंट इज डन। ये एडजस्टमेंट हो चली। इस पर कोई डाउट बताइए अब पीछे से। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक 15-16, 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक है। ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस।
15-16 में जाइए, कितने का क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास? 12,000 रुपए का। 15-16 में जाइए, माइनस कर दीजिए कितना? 12,000। क्यों किया माइनस? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ा, ठीक करने के लिए उसे माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो पिछले साल का क्या था? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, क्लोजिंग साल का तो अगर क्लोजिंग तो अगले साल का ओपनिंग, अगले साल में क्या करेंगे? उसे प्लस कर देंगे। अगले साल में क्या हो जाएगा? प्लस। रीजन समझिए। अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम को ठीक करने के लिए एड बैक करेंगे। दिस इज फाइन। आगे पीछे इफेक्ट चला गया, तो दिस वैल्यू इज डन। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल चार्ज हर साल से, तो हर साल से माइनस कर दीजिए। -24,000, -24,000, -24,000, -24,000 हर साल से कर दिया। वैसे एवरेज करके भी कर सकता था, लेकिन बेटर है कि हर साल माइनस कर दें आप। ये पार्ट भी हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 अप्रैल कहाँ चला गया? ये वाले फाइनेंशियल ईयर में, इस साल 2015। समझ लो बेटा, एक दूसरे को मत देखो, बाद में देख लेना, मोहब्बत हो जाएगी वरना ज्यादा देखोगे तो। 2015-16, मशीन हैविंग बुक वैल्यू 10,000, मशीन की बुक वैल्यू 10,000 की थी। 1,000 का प्रॉफिट बोल के आपने 11,000 में बेच दी। और ये कहता है कि बट द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल्स प्राइस। अगर वो बोलता ओनली बुक वैल्यू ओनली प्रॉफिट, अगर वो कहता ओनली प्रॉफिट एडजस्टेड, तो हम प्रॉफिट की 1,000 की फिगर को प्लस माइनस करते। ठीक है, अब पूरे के पूरे 11,000 आपने क्या मान लिया? रॉन्गली क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि आपने गलती से प्रॉफिट में क्या कर दिया? इसे ऐड कर दिया। तो कैसे ठीक करूंगा? 1 अप्रैल 15 को, 1 अप्रैल 15 यहाँ पर आ गया मैं, 1 अप्रैल 15 मेरी आती है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा? -11,000 कर दूंगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अब हमने क्या कर दिया इससे? हमने इससे प्रॉफिट से तो हटा दिया, सेल थी ना, करेक्ट। और अब ये जाके बैलेंस शीट में एसेट्स से माइनस हो गई होगी। अब एसेट्स आपके पास एसेट्स ही नहीं रही, लेकिन उस एसेट्स पे तो आपने डिप्रिसिएशन लगा रखा था 10%। अब आप 10% का डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? वापस लेंगे, वापस लेंगे डिप्रिसिएशन। हमने डिप्रिसिएशन माइनस भी करा, डिप्रिसिएशन ऐड बैक भी करा। तो दिस इज द कंसेप्ट जो कि नहीं दिखेगा आपको कई जगह पे। तो 10, अब क्या करेंगे? व्हाट वाज द फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन? 1 अप्रैल से चल रहा है। पहले कितना डिप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे? यहाँ पर, यहाँ कितना करेंगे? 1,000। फिर यहाँ कितना ऐड करेंगे? 900। फिर यहाँ कितना ऐड करेंगे? 810 ऐड करेंगे। ऐसा करके करेंगे। अब जाके मुझे बताइए व्हाट इज योर दिस वैल्यू? रुक जाइए, ये वैल्यू कितनी आई? 77,000। ये वैल्यू कितनी आई? 78,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,17,900। व्हाट इज दिस वैल्यू? 910। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक। हालांकि मैंने थोड़ा जगह जगह करने के बाद मैं क्या करता, जैसे दिस इज फाइन, ये वैल्यू क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए पहले आप अपने पास सारी वैल्यूज को, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ ले जाता हूँ क्वेश्चन को, ऐसे। अब यहाँ वेट्स हैं, वेट्स कितने कितने वेट्स हमारे पास? हाँ, 1, 2, 3 और 4। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट 77,000, और और 55,640। अब टोटल बताइए कितना बनेगा? 10,42,340। ठीक है, ऐसे। ये हमने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया ताकि आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू दिख जाए, ऐसा करके। अब हम निकालते हैं क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट का टोटल कितना है बताइए? 10। तो कैसे निकलेगा? आप प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट किसका, किसका प्रोडक्ट बताओ? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में सम ऑफ वेट्स। तो कितना हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल के फॉर्मूले वाली फॉर्म में रख के, अब है कितना? 1042,340 अपॉन में 10 कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू? 34। ठीक है। और गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितना है? 3। तो कितना बनेगा? 1,04,234 इंटू 3। व्हाट इज द वैल्यू? 3,07,2। ऐसा करके आपका आंसर निकलेगा। कोई कर पाया था इसे? 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, दैट्स इट। इजी। तो बहुत भारी,
लेकिन जब तक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट की क्लैरिटी नहीं है, ये आपको तंग करेगा ही करेगा। हाँ, प्रोसीड्स के अलावा मैंने बोला था कि अगर वो बोले कि सिर्फ प्रॉफिट आपने क्रेडिट कर दिया, तो प्रॉफिट को माइनस करना था, फिर वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होनी नहीं थी। क्यों करते? नहीं, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते लेकिन 10,000 को नहीं जोड़ते। ठीक है। अगर सिर्फ आप 10,000 को जोड़ते, 10,000 को आपने माइनस किया तो 10,000 को आप प्लस करते। अगर वो बोलता कि ओनली बुक वैल्यू हैज बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सिर्फ 10,000 को ऐड माइनस करते, 1,000 का कुछ नहीं करते। नहीं करने, नहीं करा क्यों? हाँ, एसेट्स वाला तो आपको डेप्रिसिएशन तो आपको एड बैक करना ही हर कंडीशन में है। लेकिन अगर वो बोलता कि प्रोसीड्स तो 11 जोड़ते, अगर वो बोलता प्रॉफिट तो 1,000 जोड़ते, और अगर वो बोलता बुक वैल्यू तो 10,000 जोड़ते, बस कुल मिलाकर ये था। इसका मैंने क्या बोला आपसे? 10,000 में 1,000 रुपए का abnormal प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट इज एन abnormal गेन। ठीक है जी। तो अगर हमारा क्वेश्चन बोलता आपसे कि प्रोसीड्स यानी कि 10 + 11 दोनों के दोनों जोड़ दिए, तो 11 माइनस करा और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करा। अगर हमसे बोलता कि ओनली प्रॉफिट हैज इंक्लूडेड, तो मैं क्या करता? 1,000 को ऐड बैक करता, माइनस करता, और 10 का कुछ नहीं करता, और वो डिप्रिसिएशन अपने हिसाब से चलता। अगर मैं बोलता कि सिर्फ बुक वैल्यू क्रेडिट कर दी है, तो क्या करता? 10,000 को क्या करता? माइनस करता, 1,000 का कुछ नहीं करता, और डिप्रिसिएशन एज यूजुअल चलता। इस तरह से ये था। आई होप सबने लिख लिया होगा इसको। ठीक से लिखिए उसको। जब भी एग्जाम के पहले जाएं, इसको कम से कम ये जो आपकी शीट के लास्ट के 3 क्वेश्चन है, इन्हें जरूर से रिवाइज करके जाना। दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। बंद मत करो भाई, आगे के दो भी तो डिस्कस कर लें। अगले में आगे का काम करना है। आगे देखिए, चलो आगे। नोट कर लो सारा। आने वाले की मैं हिंट देता हूँ आपको, उनको घर में करेंगे उन्हें अपने आप। लिख लिया सारा? चलिए, दूसरा देखिए अब आप। सी दिस पार्ट, ये वाला सिर्फ देखिए हिंट इसका। अ मेजर रिपेयर ऑफ मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। पहले तो ढूंढो 1 अक्टूबर 2011 आएगा कहाँ? कौन से साल में आएगा? इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इस वाले में। और डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट का मतलब क्या हुआ? कि प्रॉफिट से आपने माइनस कर दिया। कितने का? 10,000 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसे एसेट्स मान लिया, इस पर लगेगा डिप्रिसिएशन। तो 10,000 पर 10%, 6 महीने के लिए कितना लगता है? 500 रुपया। तो पहले साल डिप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कितना होगा? 500। कैसे? क्यों? 10, हाँ, 500 माइनस हो गया। ठीक है। अब वैल्यू हो गई 9,500। अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि यहाँ कितना माइनस होगा? 950। अगले में कितना माइनस होगा? 855। समझ पा रहे? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। समझे? सुन नहीं रही बात को? हर किसी को बाद में याद कर लेना भाई, 12th के बाद तो टाइम आएगा अच्छा खासा। 10,000 पर 10%, 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर में ली थी। 500 रुपये माइनस कर दिया डिप्रिसिएशन। अब आपने इसे एसेट्स मान लिया ना, इट विल अट्रैक्ट डिप्रिसिएशन। अगले फाइनेंशियल ईयर में 10,000 माइनस 500, 9,500 वैल्यू आ गई। 9,500 का 10%, 950 डिप्रिसिएशन माइनस हुआ। उसके बाद फिर से अगर मैं 9,500 माइनस करूँ, 8,550 वैल्यू आती है, उसका 10%, 855 माइनस कर दिया। ये वाला ट्रीटमेंट ऐसे हुआ। देखो, हर साल से ऐसे माइनस करना है। अपने नोट्स में लिख लो पेंसिल से कहीं, क्योंकि बाद में देखो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5,000 इन 11-12। 11-12 में क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है? ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या करना? माइनस। यहां से माइनस कर देंगे कितना? 5,000। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, तो 11-12 का प्लस यहाँ हो जाएगा 5,000। दिस इज हाउ यू विल डू। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन। ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होता है? सीधा रिलेशन। ओपनिंग स्टॉक अगर माइनस तो प्रॉफिट कम, तो ऐड बैक करेंगे कौन से साल में? 10-11। 10-11 में यहाँ पर ऐड कर देंगे कितना? 10, नहीं, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। 20,000। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम हो गई। ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको? ओपनिंग स्टॉक का नेगेटिव। ओपनिंग स्टॉक अगर आपका अंडरवैल्यूड तो प्रॉफिट बढ़ गया, माइनस करेंगे। अब ये 10-11 का अगर ओपनिंग स्टॉक है, तो 11-12 का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो 11-12 में क्या करेंगे? प्लस 20,000 करेंगे। ऐसे ठीक हो गया है। मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ, रुक जा यार,
10/11 का क्लोजिंग स्टॉक है ना। सूद तो ले रहे हैं आज, ये ओपनिंग स्टॉक है किसका, 10/11 का, तो ये यहाँ नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर 10/11 का है तो पिछले साल का क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ जाएगा कितना, 20,000 ऐसे। और मैनेजमेंट कॉस्ट तो हर साल से कितनी माइनस करनी है। और आपके पास क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला आप, गुडविल 5 साल के, 3 और 2 5 साल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज प्लीज समझ लीजिए, हल्का सा पार्ट है कि कभी मान लो आपको प्रॉफिट दे रखा है 20,000, 25,000, 30,000 और मान लो 35,000, ठीक है। और कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो सुनो, लास्ट 3 इयर्स ये होंगे, ये राइट से गिनना शुरू करेंगे आप। कुछ लोग लेफ्ट से गिन लेते हैं, अंडरस्टैंड, कहाँ से गिनना शुरू करेंगे आप, राइट से। मतलब ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा, ऐसे गिनेंगे आप उसको। ये नहीं करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाले 3 साल ले लेते हैं, हमें क्या पता कौन सा था, दिस इज मोस्ट रिसेंट, ऐसे लेके चलना होता है। और कई बार गुडविल की कैलकुलेशन में जो प्रॉफिट हो रखा होता है वो बैलेंस शीट की कहाँ दे रखा होता है, लाइबिलिटी में दे रखा होता है। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा होगा 4 साल का प्रॉफिट, लेकिन दे रखा होता है 3 साल का। 1 साल का प्रॉफिट आपको कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, एवरेज प्रॉफिट। याद है रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो। और इस वाले का भी डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। गुडविल 3 ईयर का परचेज, अब यहाँ देखिए ये बड़ा सिंपल है। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या करना है, ऐड। एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी क्या करना है, माइनस। मैनेजर की सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट करना है, ऐड। एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए, माइनस करना है, करनी थी माइनस। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्या होना है, माइनस। इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉयड कुछ नहीं करना। हाँ तो कुछ नहीं करना, एक्सक्लूडिंग में कुछ नहीं करना। और एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स माइनस करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स लिखा है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर माइनस करना है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन एड बैक करना है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंक्लूड मतलब माइनस कर रखा है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंक्लूड मतलब माइनस कर रखा है। इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व्स एड बैक करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप उसे एड बैक करेंगे। एंड एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है। ऐसे करके आपका आंसर निकलेगा। एक एक केस मैंने छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको इसे टेस्ट में डाल के दूंगा, क्योंकि वो सबका गलत होगा। हाँ, एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है, एक छोड़ा हुआ मैंने, ठीक है। और जो आपका पहला टेस्ट होगा वो अभी, आज क्या दिन है हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को करेंगे, 4 तारीख को सुबह क्लास, शाम को टेस्ट। हाँ, अभी तो बेसिक लेवल का टेस्ट है। चलिए, फुल सिलेबस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।